नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। भू राजनीतिक विषय का टॉपिक है। यदि राजनीति विज्ञान में इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ा हुआ टॉपिक्स है। ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो उसे हम लोग लेवल पर बात करें, जियोपॉलिटिक्स का एक विषय लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज के दिन हम लोग 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस संदर्भ में हम देखना चाहते हैं गांधी जी की साध्य और साधन वाली जो अहिंसात्मक नीति है वो कितनी प्रासंगिक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्लास को लास्ट तक आप देखें। इसमें हम लोग इकोनॉमिक इफेक्ट देखेंगे, ज्योग्राफिकल इफेक्ट देखेंगे और पॉलिटिकल इफेक्ट देखेंगे। यूक्रेन और रूस के मध्य जो विवाद है, क्या इसके ऊपर इसका जो प्रभाव विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस सब की हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो चले हम लोग जुड़ें, तो बात करें, स्टार्ट करें। और जो अभी पहली बार हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे, क्लास आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट जरूर लिखें, जिससे हम अगली क्लास भी हम लोग लेके आएंगे। इस समय विश्व में क्या घटनाएं हो रही हैं उस पर हम चर्चा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के रूप में करना चाहते हैं। और ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि एग्जामिनर आजकल देख रहे हैं हम लोग समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्नों को वहाँ से चीज़ें उठाता है और फिर वहाँ से पूछता है। बच्चा स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़ता है वो नहीं आ पाती है, तो डायनेमिक ज्योग्राफी भी कई बार काम करती है। तो ये डायनेमिक ज्योग्राफी हम लोग कैसे करें, हम उसके करंट एस्पेक्ट से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। तो देखिए, आज हम लोग यूक्रेन की चर्चा करेंगे। तो पहले यूक्रेन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि यूक्रेन की स्थिति कैसी है। तो पहले हम उसकी भौगोलिक स्थिति जानेंगे। भौगोलिक स्थिति जानने के बाद फिर हम लोग क्या जानेंगे, उसकी पॉलिटिकल स्थिति जानेंगे। और फिर उसके बाद उसका इकोनॉमिक रिसोर्सेज हम जानेंगे। और फिर उसके बाद इनके मध्य का विवाद का कारण क्या है और क्या सुझाव हो सकते हैं, वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, क्रम वाइज हम देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। मैप देख रहे हैं, यूक्रेन का मैप है। तो सबसे पहले यूक्रेन देखें, CIS का एक मेंबर है। 1991 में रूस से अलग हुआ है ये देश। 1991 में देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि रूसी फेडरेशन अलग हो गया था, विभाजित हो गया था, विघटन हो गया था। तो उसमें एक यूक्रेन भी उसका भाग था। ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो पॉपुलेशन की दृष्टि से यूरोप का 8वां बड़ा देश है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 8th लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो रूस के बाद 2nd लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया इन यूरोप है। यदि हम लोग सैनिक दृष्टि से बात करें, सैन्य दृष्टि से बात करें तो ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, यानी 1st नंबर पर रसिया, दूसरे पर फ्रांस और 3rd नंबर पर सैन्य यूक्रेन का आता है। और अब हम लोग ज्योग्राफिक स्थिति देखें तो यूक्रेन मध्य अक्षांशों में शामिल किया जाता है, मध्य अक्षांशीय देशों में शामिल किया जाता है। मिड लैटिट्यूड टेम्परेट कंडीशन में इसको शामिल किया जाता है, यानी यहाँ की जलवायु मॉडरेट जलवायु है। इसके नीचे उपोष्ण कटिबंधीय दशा है। इसके साथ कौन कौन से देशों की बाउंड्री लगती है, पहले हम लोग देखते हैं। इसके पूरब में हम बात करें, उत्तर पूरब में बात करें तो रसिया की बाउंड्री लगती है। इसके बाद उत्तर की बात करें तो बेलारूस की बाउंड्री लग रही है। इसके बाद पश्चिम की बात करें तो पोलैंड की बाउंड्री है, स्लोवाकिया बाउंड्री है। इसके बाद हंगरी की बाउंड्री है। इसके बाद यहाँ रोमानिया की बाउंड्री और मोल्दावा की बाउंड्री लगी हुई है। तो ये देश USSR का ही एक भाग था। और ये अक्षांशीय स्थिति हम लोग बात करें 43 के आसपास, 43 नॉर्थ से, और लगभग ये जाता है आपका 55-60 के आसपास जाता है। 55 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में आता है। तो मध्य अक्षांशीय देश में शामिल है। और यहाँ पर यदि लोकेशन की बात करें तो पछुआ हवाओं का क्षेत्र होता है। और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कार्पेथियन पर्वत है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, अब भौगोलिक देखें, ये कार्पेथियन क्षेत्र है, कार्पेथियन पर्वतमाला क्षेत्र है। और यहाँ पर एक प्रमुख नदी है, नीपर नदी है, जिसे हम लोग कहते हैं नीपर। ये देखिए, ये नीपर नदी है। कीव इसकी राजधानी पर बसा हुआ शहर है। तो अब सवाल पूछ सकते हैं, कीव किस नदी के सहारे बसा हुआ, किसके किनारे बसा हुआ? पहला सवाल यहाँ बन गया, तो नीपर नदी के सहारे बसा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर दूसरी नदी है, बुहू नदी बोलते हैं जिसको, साउथ बू और नॉर्थ बू रिवर। इसके बाद नीस्टर नदी भी है, डेनिस्टर नदी बोलते हैं। तो यहाँ पर तीसरी नदी जो है कार्पेथियन से निकलती है, डेनिस्टर नदी है, वो भी कहा जाती है ब्लैक सागर में जाकर मिलती है। इसके बाद एक नदी और है यहाँ पर, ये वाली नदी डोनेस्ट नदी कह सकते हैं, डोनेस्टी नदी कह सकते हैं। तो डोनेस्ट नदी यहाँ से बहकर
यहाँ पर वापस आकर इसमें आकर मिलती हैं। और इसके दक्षिण में ओजोव सागर है, दक्षिण में ओजोव सागर ये रहा, और इसके बाद ये ब्लैक सागर में। तो दक्षिण में महत्वपूर्ण जोग्राफिकल पॉइंट या जियो पॉलिटिकल क्षेत्र है यहाँ पर ब्लैक सागर है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र भी माना जाता है ब्लैक सागर को, और ये हॉस्पिटलाइज क्लाइमेट है, ये पर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है ब्लैक सागर की जलवायु। क्रीमिया जो प्रायद्वीप है किसी समय पर यूक्रेन का भाग हुआ करता था। तो इस प्रकार की कंडीशंस है। तो यह नदियां हो गई, यहाँ पर नीपर नदी एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र ये स्टेपी का क्षेत्र है। तो ये स्टेपी का क्षेत्र है, और आपको पता है कि यूक्रेन का जो स्टेपी का क्षेत्र है, टिके डलिया कहते हैं इसको, ब्रेड ऑफ बास्केट कहा जाता है। यूक्रेन के स्टेपी क्षेत्र को ब्रेड ऑफ बास्केट, और मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को यूरोप में स्टेपी कहा जाता है। तो यहाँ स्टेपी का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा स्टेपी क्षेत्र है। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है फॉरेस्ट स्टेपी क्षेत्र है, और ये ऊपर वाला पूरा का पूरा क्षेत्र फॉरेस्ट लैंड है। और फॉरेस्ट लैंड में यहाँ पर हम लोग बात करें कौनधारी वनों पे, यहाँ पर बोरेलियस वन है, कौनधारी वन पाए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कार्पेथियन, इस कार्पेथियन से क्या बर्फ का जमाव होता है, बर्फ पिघलती है, और बर्फ पिघलती है तो इन नदियों के लिए क्या होती है, जल आपूर्ति हो जाती है। ये वाली जो निस्टर नदी है उसकी जल आपूर्ति यहाँ पर हो जाती है। तो यूक्रेन है। अब सॉइल की हम लोग बात करें, यहाँ की जो सॉइल है वो चरनोजम प्रकार की सॉइल है, और आपको पता है चरनोजम सॉइल एक बड़ी फर्टिलाइज भूमि है, बहुत अच्छी उर्वरक भूमि मानी जाती है। तो ऊपर वाला जो भाग है पूरा ये ब्लैक सॉइल है, यानी वैल्केनोज से निर्मित होती है ब्लैक सॉइल है, और ये पूरी ब्लैक सॉइल है ऊपर वाली सॉइल। इसकी थिंक जो होती है लगभग 5 से 10 मीटर मानी गई है। तो 5 से 10 मीटर या चरनोजम की सॉइल से बड़ी उपजाऊ मैदान है, और धीरे धीरे जाते ही चरनोजम की जो ये सॉइल है यहाँ पर थिकनेस कम हो जाती है। तो चरनोजम ह्यूमस की दृष्टि से, फर्टिलाइज की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है, और बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। तो यहाँ पर बहुत अधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है, और खाद्यान्न उत्पादन गेहूं का उत्पादन होता है। तो हमें बात करना चाहिए 29% रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया को खाद्यान्न का निर्यात करते हैं। 29% ग्रेन एक्सपोर्ट शेयर है इनका, रूस का और यूक्रेन का। तो ये खाद्यान्न उत्पादन का बहुत बड़ा प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, ये वाला पूरा का पूरा स्टेप क्षेत्र। इसके बाद ये वाली जो भूमि है इसको हम लोग बोलते हैं सलाइन भूमि है, लवणीय भूमि है, यहाँ पर सलाइन है। इसके बाद नीपर का ये जो क्षेत्र है ये लो लैंड एरिया है, ये हाईलैंड एरिया है, ये लो लैंड एरिया, पूरा पानी यहाँ पर सिमट के यहाँ आता है, और ये हाईलैंड एरिया है। यहाँ पर सेंट्रल जो रसिया का जो पार्ट है, ऊंचा पार्ट है, ये अपलैंड पार्ट है, अपलैंड हाई पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ से हवाएं चलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगी, जो वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभ के द्वारा होती है। यहाँ से पश्चिम विक्षोभ के द्वारा यहाँ पर आर्द्र वर्षाएं होती हैं, आर्द्र हवाओं के द्वारा सर्दियों में पश्चिम विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। तो वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होती है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है। नदी के माध्यम से यहाँ पर पानी आ जाता है। तापांतर की हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो तापांतर है वो तापांतर कम है, यहाँ पर तापांतर क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो तापांतर मध्य क्षेत्रों में बढ़ता जाता है, और यहाँ पर तापांतर कम है। ये कह सकते हैं हम्बोल्ट का महाद्वीपीय सिद्धांत इसके ऊपर लागू होता है। और यहाँ पर ये क्रीमिया जो पार्ट है, यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय दशाएं देखी जाती है, क्योंकि ये 30 के आसपास वाला क्षेत्र 45 तो उपोष्ण कटिबंधीय दशाएं दिखाती है। बाकी ये मॉडरेट क्लाइमेट का क्षेत्र है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक बार भौगोलिक इसको वापस आप देख लें, इसके फिजिकल फीचर्स को एक बार देख लें। ये वाला देखिए फिजिकल फीचर इस प्रकार का, ये नदी है, नीपर नदी है, ये ईस्टर नदी यहाँ पर बह रही है, ये लगातार बहती रहती है, वर्षा यहाँ से होती है। और यहाँ से ये सेंट्रल हाईलैंड है, उसका रसिया वाला पार्ट है, तो पूरा पानी, और ये क्रीमिया वाला पार्ट है। इस प्रकार की क्रीमिया ये वाला पार्ट, ये यूक्रेन का भाग था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये कार्पेथियन पर्वत है, ये वाला। तो ये सबसे ऊंचा पार्ट है कार्पेथियन, ये पूरा कार्पेथियन पर्वत वाला है, ये वाला कार्पेथियन है। तो ये कार्पेथियन रोमानिया में भी है और यूक्रेन में कार्पेथियन है। और ये हाईलैंड है, यहाँ से रिवर्स ये जा रही, एक तो ये नदी जा रही, ठीक है, नीस्टर नदी, और एक है नीपर नदी यहाँ जा रही है। एक साउथ बू है नदी और नॉर्थ बू नदी है, दो नदी है। ये भी कहाँ जा रही है, ब्लैक सागर, और ये अजोव सागर। तो आपसे पूछ सकता है अजोव सागर की सीमा किससे लग रही है, ब्लैक सागर की सीमा किससे लग रही है, पूर्वी सीमा पर रूस है। अब और इसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिए डोनास्क क्षेत्र है, अब हम इसके चर्चा करना चाहें, ये डोनास्क क्षेत्र है, ये लुहांस्क क्षेत्र है, डुआंस क्षेत्र, लोनास क्षेत्र। अब राजनीतिक दृष्टिकोण देखते हैं पहले। तो अब ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हवा की अब चर्चा कर ले, मान लो हवा भी, तो यहाँ से हवा ऐसे ड्रेनेज पैटर्न पर हवाएं बहती है, ड्रेनेज हवाएं बहती है। अपवाहित क्षेत्र ज्योग्राफी के विद्यार्थी उन्हें पता है ड्रेनेज हवाएं किस प्रकार होती है, क्षेत्र तो किस प्रकार बहती है। और हवाओं का यहाँ पर वेग थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर
और रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर डेवलप की गई है, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे जाके, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र, इसमें क्या असंतोष की भावनाएं जग रही है, असंतोष की भावनाएं जग रही है। तो इस असंतोष के बहाने से जो रूस है ये अपनी सेना के दबाव से, प्रेशर से इन क्षेत्रों को अपने यहाँ पर शामिल करना चाहता है। 2014 में ये काम कर चुका है रूस पहले। 2014 में क्रीमिया, ध्यान देना, 2014 में जो असंतोष उत्पन्न हुआ था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनका जो राष्ट्र था जो रूस का समर्थक था, तो यहाँ का जो सेना जिसको कह सकते हैं राष्ट्र अध्यक्ष था वो रूस का समर्थक था। तो यूरोपियन व्यापार से वो समझौता कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको स्थगित कर दिया। तो यहाँ पर स्थगित करते यहाँ के लोगों में क्या हुआ, आक्रोश बढ़ गया, आक्रोश बढ़ गया। उस आक्रोश की आड़ में वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो आक्रोश की आड़ में क्या किया, रूसी नागरिकों के हितों की सुरक्षा करते हुए इस क्रीमिया पार्ट को इस रूस ने अपने शामिल कर लिया। वही अब क्या हो रहा है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क इस क्षेत्र में क्या अलगाववादी ताकतें काम कर रही हैं, वो असंतोष है। तो इनके सहारे क्या कर रहा है, इस पर दबाव बना के इसको भी शामिल करना चाहता है। उसके पीछे कारण क्या है कि क्रोमिया वाला जो क्षेत्र है, क्रोमिया से यहाँ पर अजोव सागर है, इसको पूरे को क्या करना चाहता है, कॉरिडोर बनाना चाहता है। तो कॉरिडोर बन जाएगा तो इसका काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा देखें, ये जो डोनेट्स्क क्षेत्र है कोयला का, ऊर्जा का बहुत बड़ा संसाधन क्षेत्र है, कोयला गैस के प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पर। तो गैस और कोयले के प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पर। इसके बाद अब आयरन का है, निकिल का है, कोबाल्ट का है, क्रोमियम का है, बहुत सारे यहाँ पर संसाधन यहाँ पर निकाले जाते हैं। तो अभी यहाँ पर संसाधन का, तो ये कोयला का प्रमुख क्षेत्र है, इसके बाद गैस का और तेल का प्रमुख क्षेत्र है। तो गैस और तेल क्षेत्रों पर भी ये क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों को साधना चाहता है। यहाँ के प्रमुख जो शहर है जिसमें केंद्र है, डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, कीव राजधानी है, ये कीव राजधानी है, इसके बाद लीव है, इसके बाद रिवाइन है, ये रिवाइन है, कीन है, लुहांस्क है, डोनेट्स्क, ये प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है डोनेट्स्क इसका यूक्रेन का खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र माना जाता है। डोनेट्स्क जैसे हमारे यहाँ भारत में बात की जाती है छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, वैसे यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो इसको ये क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। अब देखते हैं इसके पॉलिटिकल पृष्ठभूमि क्या है। 1991 में आजाद हुआ, धीरे धीरे करवटें बदलता गया। तो यूक्रेन के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उनकी नीति थी बफर जोन बनने की, कि हम लोग बफर जोन में रहेंगे। हालांकि ये CIS का मेंबर भी रहा है, तो ये बफर जोन में जाना चाह रहा था, यानी रूस और अमेरिका दोनों से दूर रहना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे समय परिस्थिति बदल गई, ये यूरोपीय समुदाय की ओर झुकने लगा, यूरोप की ओर झुकने लगा, अमेरिका की ओर झुकने लगा, और अमेरिका की ओर झुकने लगा तो वहाँ के व्यापार में भी ये यूरोपियन व्यापार में साझेदार बनने लगा। जबकि फ्री ट्रेड व्यापार की बात की थी, इसका अधिकांश व्यापार रसिया से होता है, लेकिन वहाँ से जुड़े व्यापार की बात की। फिर इसमें हाल ही में क्या हुआ, ये अपने आप को असंतोष, अपने आप को असुरक्षित मानते हुए इन्होंने क्या किया, अपनी नीति को बदला और नाटो के सदस्य बन गया। अब आपको पता है नाटो का 1949 में स्थापना हुई थी। नाटो का उद्देश्य क्या होता है, तो नाटो संगठन में ये मिल गया। अब नाटो संगठन मिल गया तो ये रसिया है वो नाराज हो गया, क्योंकि ये इसका एक सहयोगी था पहले, यूएसएसआर का भाग, तो ये नाराज हो गया। तो अब ये दबाव बनाकर नाटो के जो साथ जुड़ा है उसको ये क्या करना चाहता है, कैंसिल करवाना चाहता है। और जबकि अमेरिका क्या करना चाहता है कि इसके माध्यम से, रसिया का तर्क है कि अमेरिका यूक्रेन के माध्यम से अपना सैनिक बेड़ा, जहाजी बेड़ा यहाँ पर लाना चाहता है, ब्लैक सागर के माध्यम से लाना चाहता है, वो मैं नहीं लाना चाहता, ये रसिया का तर्क होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ 91, इसके बाद विवाद हुआ, इसमें विवाद हुआ 2014 में। 2014 में जब वार हुआ, यूरोपियन व्यापार को इसने स्थगित किया था, तो वार हुआ तो उसकी आड़ में क्रीमिया कहाँ गया, इसके पास चले गया। क्रीमिया 2014 में इसके पास चले गया। 2015 में, ठीक है, 2015 में फ्रांस और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ, और समझौता हुआ तो यहाँ पर 7 दिसंबर से फिर रूस ने यूक्रेन और इसके बाद समझौता करवाया, फिर भी शांति समझौते नहीं हुए, फिर भी ये विवाद का विषय बना हुआ। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो अब एक बार इकोनॉमिक कंडीशन देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो 29% ये ग्रेन फूड एक्सपोर्टर है रसिया के साथ मिलकर, और इसे यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन के स्टेपी क्षेत्र को रोटी की डलिया कहा जाता है। यहाँ पर तेल का बहुत, देखिए रसिया गैस का बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक्सपोर्टर भी क्षेत्र भी है गैस का। तो यूक्रेन तेल और गैस का बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है, निर्यातक क्षेत्र भी माना जाता है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को ये अपने व्यापार का, अपना निर्यात व्यापार का जो शेयर है वो 5% शेयर निर्यात जो भारत को करता है अपने व्यापार का, यूक्रेन करता है। तो यहाँ से भारत के व्यापार भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये
पूरे यूरोप को, ध्यान देना, पूरे यूरोप के साथ में इन्होंने पाइपलाइन गाड़ रखी है। पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति करता है, जिससे क्या आता है, उसकी इकोनॉमिक का बहुत ज़्यादा व्यापार, इसको इकोनॉमिक आय प्राप्त होती है। अभी हाल ही में क्या हुआ, 2012 की हम बात करें तो नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट और नॉर्थ स्ट्रीम सेकंड पाइपलाइन डाली थी। तो ये जो पाइपलाइन रसिया और जर्मनी के बीच डाली गई थी, तो जर्मनी और रसिया के बीच डाली गई पहली पाइपलाइन है जो यूक्रेन के बीच से नहीं गुजरती है। अब मान लो यूक्रेन के यहाँ से गुजरती तो दबाव में रहता रसिया, और उसे कुछ जो प्रोसेसिंग चार्ज है उसका पैसा मिलता, जिस पर जनता का खर्च करता था, तो इसकी प्रोसेसिंग चार्ज भी खत्म हो गई। तो ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पूछ सकता है, नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट, नॉर्थ स्ट्रीम सेकंड क्या है, गैस पाइपलाइन है जो रसिया और इसके बीच में जर्मनी के बीच जुड़ी हुई है। अब पोलैंड भी चाहता है कि मैं भी इसका हिस्सेदार बनूं इसमें। तो कई देश, क्योंकि यूरोप में क्या है कि घरों को गर्म करने के लिए गैस की आवश्यकता होती है, तो गैस और तेल का बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन इसकी और भी स्ट्रॉन्ग है। गिनी की हम बात करें, गिनी गुणांक की बात करें, HDI की बात करें, बहुत सारे मूल्यों की बात करें, तो ये अंडर 70, अंडर 100 आता है। इतना विकसित, इतनी अच्छी इसने प्रोग्रेस कर रखी है। अब हम बात करें तो ये कोयला का प्रमुख संसाधन, तो कोयले के लिए प्रमुख जाना जाता है यहाँ पर, और संसाधन यहाँ पर पूरे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी ये निर्यात करता है। तो इस प्रकार ये इकोनॉमिक कंडीशन से, व्यापार की दृष्टि से सुदृढ़ स्टेट है, और सैन्य दृष्टि से पता है 3rd पोजीशन है इसकी। अब क्या होता है, अब इस संशय को हम लोग शांत करना चाहते हैं, तो अब किस किस के साथ इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अब क्या कर रहे हैं, इसी के यूक्रेन जब नाटो में शामिल हो गया तो स्वीडन और डेनमार्क जैसे, स्वीडन और फिनलैंड वाले जैसे देश हैं, वो भी नाटो के सदस्य बनना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे नाटो का प्रभाव बढ़ना चाह रहा है। तो रूस क्या कर रहा है, यूक्रेन के माध्यम से नाटो के प्रभाव से वंचित करना चाहता है, और विश्व में सारे लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। अब यूक्रेन विवाद को समाप्त करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, अब अमेरिका की एंट्री हो जाती है। अमेरिका क्या कर रहा है, इस पर दबाव डाल रहा है, रसिया पर दबाव डाल रहा है, उस पर कह रहा है कि मैं यहाँ पर आपको आर्थिक प्रतिबंध लगा दूंगा, और यदि आर्थिक प्रतिबंध लगता है रसिया के ऊपर तो टेक्निकल ट्रांसफर में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के मार्फत वो भारत पर भी क्या लगाता है, दबाव लगाता है अमेरिका, कि आप जो ब्रह्मोस S-400 आप लोग लेके आ रहे हैं, उस पर भी दबाव डाला जा रहा है कि भारत पर भी हम लोग काटसा प्रतिबंध लगा देंगे, इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा देंगे। और इकोनॉमिक यदि प्रतिबंध भारत पर लगता है तो हमें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। इससे पहले इकोनॉमिक प्रतिबंध, काटसा के जो प्रतिबंध है वो टर्की पर भी लग चुका है, इसके बाद रूस पर भी लग चुका है, इसके बाद ईरान पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ईरान, टर्की, रूस पर भी पहले कई बार प्रतिबंध अमेरिका लगा चुका है। तो वही प्रतिबंध इस प्रकार हमारे भारत पर भी लगाना चाहता है, क्योंकि रसिया के साथ हमारा 49% निर्यात है सैन्य साधन का। सैन्य निर्यात हम लोग 49% रूस के साथ साझेदारी करते हैं हम लोग। तो हमारे भारत का रूस के साथ समझौता, हमारे साथ समस्या ये है कि पुराना साथी, नया साथी, पुराना पार्टनर, नया पार्टनर। तो पुराना हमारा विश्वस्त पार्टनर रसिया है और नया पार्टनर अमेरिका। अब हम कहाँ जाएं, किसको हम समर्थन कर दें। इस बीच में चीन ने क्या कर दिया, रसिया का समर्थन कर दिया। तो चीन ने अपनी यहाँ पर स्थिति क्या बना ली, सुदृढ़ बना ली, लेकिन अब अभी हम लोग नहीं कर पाए। इस बीच मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, सिंपल सी लाइन है, अभी क्या हो रहा, कोहरे का समय है, तो कोहरे की दूसरी की जो गाड़ी है उसके पीछे पीछे लाइट का हम फॉलो करते जा रहे हैं। हमें यही पता नहीं हम कहाँ आ गए, हमें यही पता नहीं हम कहाँ आगे फॉलो करते करते। तो इस कोहरे में, इस अंधकार में हमें हमारी विदेश नीति को अभी हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हम किसका समर्थन करें, रसिया का समर्थन करें या अमेरिका का समर्थन करें। और क्योंकि हमें अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हमें रसिया से हमें सामान भी, सैन्य शासन भी बनाने पड़ेंगे, जबकि अमेरिका का दबाव है, बाइडेन का स्वभाव है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में अशांति का एक माहौल बन रहा है, तो आप ये करार रद्द कीजिए, लेकिन हम ये रद्द भी नहीं करार कर सकते। तो ये हमारी भारतीय विदेश नीति के लिए हमारे एक नया संकट पैदा हो चुका है। अब हम बात करते हैं गांधी जी का। तो देखिए गांधी जी की जो नीति है, तो गांधी जी नीति है साध्य और साधन। तो गांधी जी कहते हैं साधन पवित्र है तो साध्य पवित्र है, साध्य पवित्र है, साधन दोनों में पवित्रता होनी चाहिए। दोनों में जब पवित्रता होगी तो ये अशांति वाली चीजें होगी नहीं। आज के लोगों ने नई नई डेफिनेशन निकाल रखी है कि साहब साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन तो कैसा भी हो। इसी के कारण ये बहुत सारी अशांतियां उत्पन्न होती हैं। हम लोग कहते हैं गांधी जी नीति को दोबारा पढ़ें, साध्य और साधन दोनों ही पवित्र मानते हैं। तो गांधी जी के राह पे हम चलेंगे तो ये इस प्रकार की जो संकट है, जो विश्व के सामने संकट हो रही है, अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तेल की कीमतों में वृद्धि होगी,
गैस की कीमतों में वृद्धि होगी, खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि होगी और इसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा? आम जनता के ऊपर, विश्व की आम जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद लोगों में अशांति का माहौल होगा और इस प्रकार की और चीज़ें भी, और देश भी जो उत्सुक देश हैं वो भी क्या करेंगे, रूस की जैसे और अपने अन्य पड़ोसी देशों के ऊपर भी क्या करेंगे, अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे। यानी साम्राज्य नीति वाले जो देश हैं वो अन्य क्या करेंगे, उस पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे जो गलत नीयत वाले उन लोगों को बुरा प्रभाव मिलेगा, आम जनता को नुकसान होगा। इससे क्या होगा, एक शीत युद्ध होगा, एक अशांति का माहौल होगा। तो ये बड़ा अच्छा संदेश नहीं है। तो जैसे जितना जल्दी हो सके विश्व को इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ पाएंगे और इसको आप लोग क्या करें, इसके पूरे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको पूरा रिटर्न मिल जाएगा। इसके बाद हमारे ऐप पर आपको इसका पूरा लिटरेचर्स, कहाँ पर कौन सी कितनी लंबाई है, क्या है, किलोमीटर है नदी की, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के विद्यार्थी या पॉलिटिकल के, किस प्रकार हम लोग इस शब्दों को जोड़ सकते हैं। नाटो की संधि यहाँ पर है, इकोनॉमिक्स प्रतिबंध लगेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जो टेक्निकल ट्रांसफर है वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रूस पर भी लगाना चाह रहा है, रूस पर पहले भी लगा दिया था, फिर दोबारा लगाना है, तो इससे रूस पर प्रभाव ये पड़ेगा, रूस पर भी, क्योंकि तकनीकी स्थानांतरण पर यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी और तकनीकी स्थानांतरण जब बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो वो देश काफी पीछे चले जाएगा और वो जनता को, आम जनता को सुविधाओं के लिए तरसना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। यदि ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगले टॉपिक क्या लेके आए हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकें। नमस्कार।